Warm greetings and namaste from India. I, Supriya Kumar Velan, welcome you all to our global talk show, Share Your Life Story Experience by Business Power Academy Netherlands. And this show inspires millions and zillions. Well, today we have a very special intellectual gem of India, pride of India, and who is none other than Mr. Piyush Pandit. पीयूष जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। थैंक यू सुप्रिया मैम, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं आप और आप खुद एक लीडरशिप कोच हैं, तो आपको इंटरव्यू देना मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच जी। Before we start our lovely and inspirational journey with Mr. Piyush Pandit, I would like to introduce this amazing personality, not only of India, but of world. Whenever we talk about IIU, that is International Internship University, we think and we are amazed. The founder, the creator, the crafter, Mr. Piyush Pandit ji, and because of his leadership and his dedicated hard work, today IIU need not any introduction. And do you know why? Because today IIU has spread its wings in 195 countries, 6 continents, under the strong leadership of its visionary founder, who is be with me in this platform. Mr. Piyush Pandit sir, a committed and inspiring social activist, a passionate educationist from the last 2 decades, providing education to students from various social and cultural backgrounds. Sir has publicized the world's education policy, that is WEP, and with one education, one foundation, and one world. Sir, मैं हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ और ये जानना चाहूंगी बिफोर मैं अपनी जर्नी में अगर आपसे बढ़ रही हूँ, आप सर्वव्यापी हैं, जैसा कि मैंने देखा है हर सोशल मीडिया पर बस मिस्टर पीयूष पंडित जी हैं। तो आपकी ये जो लाइफ जर्नी है, जिसे जीवन यात्रा हम कहते हैं, सर इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जीवन यात्रा बहुत सामान्य रही है। शुरू से ही बचपन से कुछ अलग हम लोग करने का प्रयास करते थे और अभी तक आईआईयू और एसबीपी आप लोग देखा है आप लोगों ने कि कुछ हम लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्प इंडिया हेल्प फाउंडेशन है हमारा, और हम प्राइवेट सेक्टर में यानी एनजीओ सेक्टर में सबसे ज्यादा पेंशन बांटने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो गरीबों को सरकार के बाद पेंशन बांटती है। तो और एडुकेशन में भी हम लोग वैदिक एडुकेशन को प्रमोट करते हैं कि इंग्लिश भाषी तो आपको हर जगह मिलेंगे, तो अपनी रेपुटेशंस जो है इंग्लिश बोल के समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा वैदिक काल की परंपरा जो हमारे यहाँ रही है हम उसको प्रमोट करें। और जैसे कि आज आपने बताया कि 195 कंट्रीज में मैं पहुंचा हूं, तो आज तक मैंने बहुत रेयर है कि मैं इंग्लिश में स्पीच वगैरह देता हूं, और सबको समझना होगा एक दिन कि क्योंकि हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है वहाँ पे। हमें गर्व होता है कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं। तो शुरू से ही हमारा उद्देश्य रहा है कि जो संस्कार घरों परिवार से मिला हुआ है, फैमिली से मिला हुआ है, उसको यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर तरीके से उसको करियर में ढाला जाए। तो 2 ऑप्शन थे, या तो जॉब किया जाए या फिर पॉलिटिक्स में जाया जाए। तो जॉब में भी नहीं गया गया और पॉलिटिक्स में भी नहीं गया गया, और सेवा नीति बीच में एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया कि राजनीति से हटके एक सेवा नीति बनाते हैं और उसी को
करियर मान लेते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, सब में पूछा गया है कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ एज अ करियर वाइज। आंसर वाज ऑलवेज सेम दैट कि हम सेवा नीति करना चाहते हैं। द न्यू कॉन्सेप्ट इज दैट आज के यूथ को सेवा नीति में फोकस करना चाहिए, और सोशल एक्टिविस्ट बनना भी करियर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस खाली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन इसमें जो सुकून है वो बहुत अच्छा है। और निश्चित तौर पे अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करोगे तो आपकी अर्निंग भी होगी, आप अपने घर परिवार को भी मैनेज कर सकते हो, आपको सारे खर्च प्रॉपर तरीके से सेवा नीति के माध्यम से भी मिलते रहेंगे। जीवन यात्रा के बारे में विषय बहुत लंबा है, लेकिन आप पूछना एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं थोड़ा सा, ताकि मुझे बताना आसान हो जाए। सर, जैसे कि आपका क्या करियर था, आपका किस तरफ रुझान था, और थोड़ी बहुत जीवन यात्रा आप हमें बता सकते हैं। देखिए, बचपन में बड़ा एक संघर्ष भरा जीवन सबका होता है बचपन में, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे ही जब मैं छोटा था तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं अपना देश बनाना चाहता हूँ बेसिकली। क्योंकि हमारे 3 फ्रेंड थे हम लोगों के साथ में, और सभी एक दूसरे से बात करते थे। किसी को रोल्स रॉयल्स की जरूरत थी, कोई रेंज रोवर की बात करता था, कोई अपना बहुत बड़ा विला होना चाहिए उसकी बात करता था। और जब मुझसे हमारे यहाँ के टीचर पूछा करते थे तो मुझे लगता था कि मुझे अपना देश बनाना है। तो अपना देश बनाते बनाते पढ़ाई में मन लगने लगा, और पढ़ाई के साथ साथ फिर रिसर्च की जो एक्टिविटी थी कि कुछ नया कैसे सर्च करें। तो जब मैं 10th और 12th में था तो देश कैसे बनाया जाए, जब गूगल बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करता था। आज गूगल के पास अनलिमिटेड हार्ड डिस्क हुआ करती है, सन 2002 में बहुत लिमिटेड एडिशन में इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। आज एक कीवर्ड्स पे 1 लाख से ज्यादा सर्च ऑप्शन आते हैं आपके पास, पहले 5,000 भी नहीं आते थे, 1,000 भी नहीं आता था। उस समय हम लोग गूगल के माध्यम से कोशिश करते थे कि देश कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करना है। तो 10th और 12th क्लास में जब 10वीं और 2000 और 2002 की बात है ये, उस टाइम पे देश कैसे बनाया जाए उस पर हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद फिर टीम बनी हम लोगों की कि अपनी कंट्री बनाना है तो कैसे करें। तो अपनी कंट्री बनाते बनाते आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि आईआईयू का आविष्कार किया गया है। आईआईयू आज 195 देशों में पहुंच गई है, और भविष्य में हो सकता है कि हम लोग अपने बचपन के जो ड्रीम रहे हैं कि देश कैसे बनाया जाए उस पर भी हम लोग करेंगे। फिलहाल इस जर्नी के बीच में भले ही डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा गया हो, लेकिन देश कैसे चलाया जाएगा उसका पूरा स्ट्रक्चर स्वर्ण भारत परिवार के माध्यम से हमारे पास तैयार है। हमारे देश का संविधान तैयार है, जहाँ पे आप अभी आपने बोला इंट्रोडक्शन में कि वन फाउंडेशन वन वर्ल्ड, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जहाँ पे 100% इक्वालिटी की बात हम करते हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 100% हेल्थ की बात करते हैं। तो अगर हम लोग भविष्य में सफल रहे अपने जीवन के जो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव हैं कि अपना देश बनाना है, तो वहां पे आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके से घूम रहा हो। रोजगार हमारे पास घर घर में होगा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आएगी यूनाइटेड नेशन की, चाहे पे जीडीपी की बात आएगी यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसी रैंकिंग संस्था नहीं होगी जो हमारे देश को नंबर 1 पे नहीं रखेगी। तो अपना एयरपोर्ट हो, अपनी ट्रेन हो, अपनी गाड़ियां हो, अपना खुद का एक पासपोर्ट हो, ऐसी सोच के साथ शुरू से ही चलते चले आए हैं। लेकिन इन सब चीजों में बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ती है और प्रबल इच्छा शक्ति की। लेकिन अगर सन 2000 से 2022 तक उस क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं तो बिल्कुल करीब है। कभी भी आप लोगों को ये गुड न्यूज मिल सकती है कि कोई छोटा सा महाद्वीप हम लोगों ने खरीद लिया और अपने देश का झंडा हमने वहां पे फहरा दिया। ये संभव है क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज हमने कर रखी हैं। यूनाइटेड नेशन एक देश को मान्यता कैसे देता है, वो सारी चीजें हमारी पेपर रेडी हैं, बस एक जगह की जरूरत है। क्योंकि किसी देश के अंदर आप एक नया देश नहीं बना सकते हो जब तक उस देश का राष्ट्रपति ना चाहे बंटवारा करने के लिए कि कोई नया देश अडॉप्ट करना है और उसको यूनाइटेड नेशन फिर से अप्रिसिएट करेगा। लेकिन अभी जो हम लोगों की प्लानिंग है कि एक ऐसी उप महाद्वीप खरीदा जाए जो इस पर्पज से खरीदा जाए जो किसी भी कंट्री के बीच में ना है। सपोज दैट अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उप महाद्वीप पड़े हैं जिसपे किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो है किसका, है ना। और भी बहुत सारी हैं जगहें जहाँ पे वो खाली पड़ा है। अगर उसको उस नियरेस्ट कंट्री से हम उससे मान्यता लेते हैं कि वो एनओसी हमें दे दे कुछ पैसे लेके, या फिर जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए उस देश में जो हम लोग डेवलप करेंगे, तो बहुत आसान है। भारत से सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है वहां जाने के लिए। 100 लोग इंडिया से जाएंगे, उसके बाद नया स्वर्ण भारत तैयार हो जाएगा वहाँ। मैम आगे पूछिए। सर, जब भी मैं आपकी ये बातें सुनती हूँ और मेरे इन
कानून नहीं, की आज बातें हो आज आज सकती है। सुप्रिया जी, ये पहली बार है जीवन में कि मैंने अपने गोल्स के बारे में बताया होता है। जी, ठीक है, ये मेरा अदरवाइज हमारी सौभाग्य एक है। बुक है, उसको हम पब्लिश नहीं करते। एक पीयूष पंडित के गोल्स, और अभी तक जहां तक हम लोग वहां पे पहुंचे हैं, है ना, रियलिटी इन द अर्थ, जीवन पे अभी तक उसकी हकीकत में कहाँ तक हो गया है ना। एक बुक है, उसका ये चैप्टर है बेसिकली, उसमें से एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और सारे यूनिक हैं जो आप लोगों को मतलब सुना नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ यूनिक चीजें लेकर आए हैं। और ये पहली बार है कि आज मैं खुल के किसी मंच पे बोल रहा हूँ कि हम लोगों का लक्ष्य है कि हम एक अपना देश भी बनाएं। अपना सिक्का अपना देश एक कॉन्सेप्ट है जो उसी के जरिए हम लोग एडुकेशन के थ्रू वर्ल्ड वाइड जुड़ रहे हैं कि अगर हर देश से एक भी नागरिक को हम अपने देश की नागरिकता देंगे तो आप समझिए कितनी यूनिटी होगी, कितनी डाइवर्सिटी के अंदर। सर, ये जो आपकी मैंने बातें अभी सुनी, जिसे हम स्वर्ण भारत आपने बताया, तो मैं ये कहूंगी कि स्वर्ण भारत के साथ साथ स्वर्ण पंक्तियों भी आपने सबको आज बताया है। और इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप खुद सोचिए, इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर हमने अपने भारत को ऊंचा उठाया है, और आपके थ्रू, जिसे मैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मानती हूँ आज के युग में, तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और जिस तरीके से आपने अपने कठिन परिश्रम, लगन, हिम्मत और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सराहनीय जीवन का जो आपने स्रोत बताया, आपने ऊर्जा का परिमाण दिया। ये तो मैं यही कहूंगी कि इसे तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं आपको आज इस मंच पर आपसे बात कर रही हूँ, आपसे ज्ञान ले रही हूँ। और सर, ज्ञान लेना एक बहुत ही, कहते हैं जिसे आप ज्ञान का उपार्जन करते हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत ही सशक्त रूप से परिणाम अच्छा देती है। धन्यवाद, थैंक यू इसके लिए मेरे हृदय तल से फिर से एक बार। और बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये पंक्तियां जो लोगों को प्रेरित करती हैं। और आपने जिस तरह से आईआई को आज आसमान की बुलंदियों पर ऊंचा उठाया है, उसके लिए तो मेरे पास कुछ वर्ड, शब्द ही नहीं है, शब्द आ नहीं रहे मेरे पास। तो मैं यही कहूंगी, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, और भगवान बहुत ही अच्छा लक्ष्य आपको और प्राप्त है, और बहुत ही और सक्सेस है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं, जो ये चाहेंगे कि हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, हम अपने मार्ग से हट जाएं, और अपने लक्ष्य को जो हमने साधा है अपने जीवन में, उससे हट जाएं। और कठिनाइयां हर हर मोड़ पर खड़ी रहती है। सर, तो क्या ऐसा मंत्र आप दे सकते हैं जो कठिनाइयों से हम जूझ सके और आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके? देखिए, भगवान में या फिर खुदा में या फिर जीसस में, जिसका जो धर्म है, एक आस्था ही होती है लास्ट में जो काम आती है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन जब आप सच में प्रॉब्लम में आते हो तो आपका आराध्य, है ना, आपका भगवान ही आपके साथ होता है, वही मार्ग दिखाता है। मैं अपनी तरफ से बस ये कहूंगा कि किसी भी काम को छोड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर आपने कुछ शुरू किया है तो या तो आप फेल हो जाइए उसमें, आपको लगे कि आपने फेल हो गए आप, है ना, तो जब फेल होने के बाद आप पीछे की जर्नी देखोगे तो बहुत नई चीजें आप सीख चुके हो, या फिर आप पास हो जाएंगे। दो ही एक चीजें ऑप्शन, लेकिन आप चले ही नहीं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। अभी मैंने करीब करीब 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है अपनी 10-15 साल के करियर में, और अपने ही लोगों द्वारा धोखेबाजी होती है, अपने टीम के लोगों द्वारा धोखेबाजी होती है। अभी कल की डेट में मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। आईआईयू या फिर एसबीपी या फिर जितने भी इंटायर हमारे काम हैं, उन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रखी थी, और उसका एक छोटा सा रियलिटी चेक करवाया। लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि आप ट्रस्ट कर रहे हो गलत व्यक्ति पे। एक बार सोचा, दो बार सोचा, सबको इग्नोर करता रहा, लेकिन हालांकि हमने उनको ब्रेक दे रखा है करीब 1-1.5 साल से, है ना। मैं आईआईयू में उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं देता हूँ, उसके पीछे भी कुछ वजह थी, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, तो उनके ऊपर कई सारे आरोप लोगों ने मुझे बताए थे कि ऐसा वैसा हुआ है। तो काम नहीं, लेकिन फिर भी सम्मान और पूरी तरीके से उनका लगातार साथ हम लोग देते गए, और उनकी जहां भी उनको जरूरत पड़ती रही,
लोगों के साथ कोलैबोरेशन कराना, आर्थिक रूप से कोई सहयोग की बात हो, उनके बारे में अच्छी ब्रांडिंग करना, उनके लिए अच्छे टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करना, उनको बड़े बड़े सम्मान दिलाना, सम्मान भी वो भी जैसे गवर्नर जैसे अवार्ड में उनका नॉमिनेशन कराना, मेरी वजह से ऐसे ऐसे होता गया। लेकिन जब एक दिन ऐसे रियलिटी चेक हुई तो रियलिटी में ये निकल के आया कि लोग आपको बेवकूफ समझते हैं और आपके ही लोगों को अपना बनाने के चक्कर में वो आज तक के उनके ऊपर किए गए जो परोपकार, हम लोग बोलते हैं एहसान नहीं है, हमने उनके ऊपर परोपकार किया। 25-30 लाख रुपए कम से कम जो है एक साल में, 1 से 1.5 साल के बीच में उन्होंने हमारे द्वारा अर्न किया और दूसरों को ये बता रहे थे कि हमने आज तक तो आईआईयू से 1 रुपया भी नहीं लिया है, सब फ्री में काम करते हैं। तो थोड़ा सा अचंभित रहा। प्लस उसके बाद ये तो छोड़ो, अशब्द यूज भी कर रहे हैं, असभ्यता यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके लिए गवर्नमेंट के साथ भी लाइजनिंग कर रखी है। गवर्नमेंट भी उनको प्रोजेक्ट देने वाला था, उसके बावजूद भी सिर्फ अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए लोग दूसरे की छवि खराब करते हैं। तो मैं आज के युवाओं से भी ये चाहूंगा कि आप अपने आराध्य पे भरोसा रखिए, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी और व्यक्ति के बारे में आप कुछ गलत ना बोलें। आप आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आज भी देखिए इतनी बड़ी बातें मैंने आपको बताई लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया, है ना। मैं चाहूँ तो एफआईआर दर्ज करा के अपना डिमांड मांग सकता हूँ इतनी पेमेंट का, कि आपने जब आपने ये पब्लिकली डोमेन में बोला कि आपने ऑनरेरी ही आईआईयू में काम किया हुआ है तो ये सारे पैसे वापस करिए, मेरे पास बैंक ट्रांजेक्शन है। लेकिन नहीं, छोड़ दिया जाता है ऐसे लोगों को, और इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये एक फितरत होती है एक्चुअली। जब आप उनका इतिहास खोल के देखोगे तो उनके जीवन में हमारे जैसे व्यक्ति बार बार आते हैं और वो चले जाते हैं, दोबारा उनके साथ नहीं जुड़ते हैं। उसके पीछे वजह यही होती है क्योंकि उनकी आदत है कि वो क्रीम जो है देखना चाहते हैं, एक मक्खन के आदी हैं, वो दूध से मतलब नहीं रखते, वो मट्ठे से मतलब नहीं रखते और बटर से मतलब नहीं रखते, एकाएक वो घी चाहिए उनको और वो घी पे ही नजर रखते हैं। तो आज तक जब तक हमारे से घी मिला हमारे साथ, फिर कभी किसी और के साथ। तो ये प्रोसेस है इस बिजनेस का, इस काम का, इसमें हम लोगों को हर साल कुछ नए अनुभव मिलते हैं। लेकिन पहली बार मुझे जीवन में आज तक 22 सालों के बीच में एक पहला अनुभव मिला कि जिसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बहुत ज्यादा यकीन किया गया ऑफिशियली, है ना, उसका भी रियलिटी चेक में वो पूरी तरीके से फेल हो गया। हालांकि मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि हम उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन खोज सकते थे। आगे मैम। सर मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से आपने एक सरल जीवन और ऊंचे विचार अपने जीवन में उद्देश्य रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने ये घटना बताई, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि विश्वास करना चाहिए पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब आपने ये कहा कि अपने आराध्य पर विश्वास, तो सर इसमें तो मैं भी आपका 100%, 100% बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो आपके आराध्य होते हैं, जो भी आप देवी देवता मानते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मोड़ पे सही रास्ता दिखाएंगे। जैसे कि अभी आपने एक इंसिडेंट बताया, ये आपने दुर्घटना बताई जिसे मैं कहना चाहूंगी, और इस घटना से आपने कैसे अपने आप को उबारा, ये रियली में बहुत ही खुद में बहुत ही सशक्तिकरण और सशक्तिकरण बात है सर। तो बहुत ही प्रेरणादायक है। थैंक यू सो ये मच। एक्चुअली धन्यवाद। महिला 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 सशक्तिकरण करने की आदत है, तो ये कोई दुर्घटना मेरे लिए नहीं थी एक्चुअली। मुझे पता था काफी दिनों से ये सारी चीजें हैं, ऐसी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता था कि कोई किसी के बारे में आके कोई कहानी बताता था तो मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन बस एकाएक मन हुआ कि अपनी आंखों से और अपने कान से भी सुन लिया जाए। तो रियलिटी चेक में बिल्कुल सही बातें निकली कि पीठ पीछे लोग अपने को रिप्रेजेंट, अपने को अच्छा बताने के चक्कर में अपना 2-4 हजार रुपए का बिजनेस बनाने के लिए वो कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे में आपको 20 घंटे आपके लिए काम कर दे, है ना, उसको इस तरीके से आप मॉडिफाई करें। और मतलब ब्लेम इस तरीके का कि जो शायद मुझे भी हकीकत में नहीं पता है कि हम लोगों ने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा। एनीवे, ये सारी एक लर्निंग है और ये उनके लिए लर्निंग है कि उनको घबराना नहीं है जो पहले से काम कर रहे हैं। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए, चाहे ऑनरेरी एम्प्लॉय हो चाहे आपका परमानेंट एम्प्लॉय हो। मेरे बगल में आपको सीट दिख रही होगी, चेयर इज ऑलवेज परमानेंट। आपकी जो सीट है वो हमेशा परमानेंट होती है, इस पे बैठने वाला कभी भी परमानेंट नहीं होता।
जॉब इज परमानेंट, यानी कि आपके पास जो काम है वो हमेशा के लिए हो सकता है अगर आपके फाउंडर में दम है तो। लेकिन इस पे बैठने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता से ही बैठेगा, अपनी ईमानदारी से ही बैठेगा, और जब तक उसके पास ईमानदारी का गहना है, जब तक उसके पास कुछ कर दिखाने का और ऑनेस्टी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाउंडर होगा वो हमेशा आपको हृदय से लगा के रखेगा, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने उस सीट की, यानी कि आप जिस जॉब पे बैठे हो उसमें एक दिन चोरी करना शुरू किया, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई फाउंडर बना है और वो पहले से ही कुछ ना कुछ सीख के आया हुआ है, तो आप उसको ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो सभी फाउंडर्स को ये दूंगा कि आप ऐसे भी लोगों को मौका देखते रहिए, ऐसे लोगों को भी काम में। अभी तो मेरा क्लियर कट है कि हमारे साथ किसी ने गलती करी है, लेकिन मैं उसको हटाऊंगा नहीं, वो आराम से हमारे साथ काम करता रहे, अभी और अर्निंग करे और इज्जत पाए, और भी उसके लिए बहुत सारी चीजें करते जाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, कोई भी है। मुझे बड़ा मजा आता है एक्चुअली, हमारी टीम का व्यक्ति अगर सपोज दैट हमारी किसी प्रोजेक्ट की बुराई कर रहा है और वो दूसरे से बुराई कर रहा है, और दूसरा वो सोच रहा है कि यार ये छोड़ता कभी नहीं, है ना, लगा ही है वहां पे, मिलता है तो बुराई करता है। लेकिन तुम ऐसे लोगों से काम करवाने की मुझे ना बचपन से एक हैबिट है कि जो आपके बारे में गलत बोले उनसे और अच्छा काम करवाओ, और वो होता रहता है। ये एक संकल्प है और ये हमेशा होता भी रहेगा। शुक्रिया जी। सर, ये तो बहुत ही आपने एक उम्दा बात बताई है, और जो मैं भी फॉलो करना चाहूंगी अपने जीवन में, कि जो आपकी बुराई करता है आप उससे पहले काम करवा लीजिए। तो बहुत ही एक सफलता का मूल मंत्र आपने आज दिया है, और इसको मैं भी अपने जीवन में उतारना चाहूंगी। सो धन्यवाद, बहुत सही आपने बताया। अभी एक एक वाकया आपको और सुना दें, जी इंटरव्यू जी दे रहे हैं तो जी आ, मतलब सपोज दैट आईआईयू जब आया है तो आप लोगों ने देखा होगा, आईआईयू के बाद दो चार लोगों ने और प्रयास किया आईआईयू बनाने का। ठीक है, तो मतलब आईआईयू मतलब वर्चुअल कॉन्सेप्ट में कुछ आने की कोशिश की लोगों ने। तो हमारे यहाँ एक बहुत पहले एक एंकर हुआ करती थी, यानी कि मॉडरेटर हुआ करती थी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था। उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज पब्लिक मंच पे नहीं करूंगा, क्योंकि महिला हमेशा सम्माननीय होती हैं, वो किसी की माँ किसी की बहन होती हैं, तो नाम लेके मैं उनका निरादर नहीं करना चाहता। लेकिन एक एक उनकी जो व्यक्तित्व था, मैं उसके बारे में आपके सामने 2 मिनट के अंदर ये बात रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि पीयूष तुम बेटे जैसे हो मेरे, या भाई जैसे हो, और मैं लर्निंग चाहती हूँ आपसे कि कैसे आपने इतना बड़ा मतलब लीगली कैसे इतना बड़ा प्रॉपर सिस्टम बना लिया, है ना, कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को यूएसए में रजिस्टर्ड करा लेना, नेपाल में रजिस्टर्ड करा लेना, इंडिया में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एंट्री करवा देना, और MOOC डेवलप करना, मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करना। तो ये सब कैसे, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझसे सारी चीजें पेपर वर्क लेती गई और सीख लिया उन्होंने कैसे करना है। इस बीच में मैंने उनसे 25 से 30 सेशन करवा लिए ऑनलाइन, मॉडरेटर का काम मैंने उनको दे रखा है। उसके बाद फिर 10 दिन बाद उन्होंने एक छोटी सी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मैंने कहा मैडम कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। 5-6 दिन बाद देखा मैंने कि एक लोगो लॉन्च हुआ फेसबुक पे किसी यूनिवर्सिटी का नाम, और यूनिवर्सिटी एक लॉन्च हो गई यूनिवर्सिटी, सारी चीज उन्होंने सीखी, उसके बाद उन्होंने लॉन्च कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अभी स्कॉर्पियो का ऐड देखा होगा आपने ना, उसमें लोग कहते हैं बाप आया है। तो मुझे लगा कि मैं पहली बार बाप बना हूँ, यानी आईआईयू जो है पहली बार बाप बना, कि कम से कम उसको देख के कोई बेटा तो पैदा हुआ। बेटा पैदा, फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि कंटेंट भी कॉपी, ऑब्जेक्टिव भी कॉपी, सारी चीजें कॉपी ही कॉपी हो गई वहां पे। तो थोड़ा सा चिंता भी हुई कि कुछ अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली उसको दूसरों के साथ मतलब आपको अपने प्रोडक्ट बनाना होता है। निरमा साबुन आपके पास बहुत सारे देश में मिलेंगे, है ना, शैम्पू बहुत सारे मिलेंगे, एटलीस्ट सबका नाम तो अलग अलग होता है ना। कोई सनसिल्क है, कोई लक्स है, तो अब ऐसा थोड़ी कि मैं भी लक्स ही बना लूं। सोप बनाऊंगा मैं, अपना नीमा बना सकता हूँ, है ना, अपना कोई दूसरा ब्रांड बना सकता हूँ। तो उनका पूरा डेटा ही कॉपी था। जब पूरा डेटा कॉपी आ गया तो यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय हुआ, और फिर शायद वो हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे तो एक बार नॉर्मली गलती से वो हमारे रास्ते में बीच में आ गई, और फिर आज तक फिर उनका कभी लोगो मुझे देखने को नहीं, है ना। जी रीजन क्या होता है कि आपको लोग कॉपी कर सकते हैं, आपका तौर तरीका या फिर आपका स्ट्रेंथ वो कॉपी नहीं होता है। तो जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में आए, अगर आपने जित मानी, इंटरनेट जब लॉन्च हुआ था, आप ये समझिए कितना गतिरोध हुआ था इस पे। 95 में जब भारत में, 96 में इंडिया में आया, तो सब कह रहे थे आप सबकी प्राइवेसी खतरे में।
लोग पॉजिटिव वे देखते हैं। आईआईयू लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा ये क्या कर सकते हैं भाई, ये सिर्फ पैसा कमाएंगे, लूटेंगे, भाग जाएंगे। लगातार इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हो, लगातार कार्यक्रम देख सकते हो। आईआईयू दुनिया का पहला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, और जिसमें मैं आपका भी बहुत बड़ा योगदान समझूंगा, क्योंकि आप भी लगातार आजकल रिसोर्स पर्सन के बीच में रह रही हैं, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो एक अनुभव रहा है कि लोग आपका पैर खींचेंगे, आपकी चीजें अपनी बना के रिप्रेजेंट करेंगे, आपको कभी घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं होता है कि क्रिएटर एक होता है, इंटरनेट का खोजकर्ता एक है। यूज उसको कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे करे, कोई फाइबर ऑप्टिक्स में लॉन्च कर सकता है, कोई केबल के थ्रू लॉन्च कर सकता है, कोई वाईफाई बना सकता है, लेकिन इंटरनेट का क्रिएट करने वाला व्यक्ति, इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है। अब इसके कितने भी फॉर्म आप बना सकते हो, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप बेस्ड बनाने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ आईआईयू के पास रहेगा, पीयूष पंडित के नाम से रहेगा। बाकी कितने भी लोग आएंगे कॉपी करेंगे, और निश्चित तौर पे अगर उनके अंदर गट्स होगा, मैनेजमेंट कैपेसिटी होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जैसे वो लोगो गायब हो गया, मैडम तक गायब हो गई हैं, उनका तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमें सीखने को मिलता है और उनको हमें सीखने को मिलता है। हमारा तो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो कैंपेन चलता है विश्व के हर कोने में मिलता है। अगर हम वृक्षारोपण की ड्राइव शुरू करते हैं तो दुनिया वृक्षारोपण की ड्राइव शुरू कर देती है, तो अच्छा लगता है। हम कंबल बांटना शुरू करते हैं तो भले लोग दो ही कंबल बांटे, लेकिन एटलीस्ट दो लोगों का तो भला हुआ। हम भोजन बांटना शुरू करते हैं, लोग भोजन शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है कि कम से कम एक चिंगारी लगाने के बाद पूरे देश में नहीं, अब पूरे विश्व में उस चीज को लोग कॉपी करते हैं। और ये हम लोगों के लिए भारतवासी होने का एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग लीडरशिप में हैं। सर, जो आपने ये उत्तर दिया है ना, इससे मैं यही कहूंगी, जो भी हमारे लाइव व्यूअर्स देख रहे हैं और जो अपने जीवन में जरा जरा सी बातों पर घबरा जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने मार्ग से हट जाते हैं, ये इंसिडेंट और ये घटना उनके लिए एक प्रेरणा साबित होगी। और कैसे हमें लोगों से निपटना है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है और निरंतर रात दिन परिश्रम करते रहना है। तो मैं तो ये कहूंगी कि इससे अच्छा उद्देश्य किसी का नहीं हो सकता जो आपका है। और इसीलिए शायद आप पीयूष पंडित जी हैं, जिन्होंने 195 कंट्रीज, जिन्होंने देशों में जिनकी कोई कल्पना नहीं की थी, वो आपने जो कर दिखाया है वो सराहनीय है। और उसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द अभी तक नहीं। सो बहुत ही अच्छा, मैं ये कहूंगी कि आपने दिया है और आप देते रहेंगे हमारे समाज को। सर, समाज से एक बात याद आती है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसको हम कैसे और अधिक सुधार कर सकते हैं और सी अच्छी बातें ला सकते हैं। सर, इस पे आप थोड़ा सी रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, रोशनी डालने से पहले आपने समाज की बात की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे एक मित्र हैं, आपका लाइव प्रसारण वो देख रहे हैं और उन्होंने आपकी पहले प्रशंसा की है। रजत श्रीवास्तव जी हैं, YUCI के मुखिया हैं वो, और दिल्ली टुडे के एडिटर हैं, मेन एडिटर, चीफ एडिटर। उन्होंने लिखा है, आपके लिए ही है बेसिकली ये लाइन, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो ये आपको समर्पित है हमारे मित्र की तरफ से। रजत श्रीवास्तव जी को शायद बहुत लोग जानते होंगे, वो दिल्ली टुडे के मुखिया हैं, और उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोला कि मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, आप उनके लिए बोलें और सबके लिए बोलें। एडुकेशन को इक्वालिटी की जरूरत है। आपके प्रश्न पे आता हूँ। इक्वालिटी का मतलब होता है, भारत देश से ही शुरू करते हैं। सपोज दैट अगर आज पुरातन युग में चले जाइए तो एक मॉडल था, वैदिक मॉडल जिसे बोला जाता था, एडुकेशन का वैदिक मॉडल था। उस मॉडल के तहत अगर आप देखोगे तो चिकित्सा की खोज भारत में हुई, अर्थवेद की खोज भारत में हुई। आज सौर ऊर्जा हम खगोलविद पढ़ते हैं दुनिया भर की दूरबीन से, बिना किसी दूरबीन के। हमारे यहाँ टाइम देखने की मशीन पता नहीं कब से, आप जंतर मंतर चले जाइए एक बार, आप देखिए टाइम मशीन लगी है ना। तो ये सब जो क्रिएटिविटी है, नवग्रह की चर्चा हमारे यहाँ पता नहीं कितने 100,000 सालों से चली आ रही है, और यहाँ खोजने के बाद आप नवग्रह बता रहे हो। बृहस्पति, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो ज्ञान का भंडार ये भारत रहा है, ये सिर्फ इसलिए रहा है कि वहां पे सबको एक समान एजुकेशन सिस्टम दिया जाता था। धीरे 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 देश आजाद हो गया,
आजाद होने के बाद अंग्रेज लोग अपने कपड़े छोड़ के चले गए, कपड़े यानी कि अपनी आदतें छोड़ के चले गए। आईसीएसई बोर्ड स्थापित हो गया, सीबीएसई बोर्ड स्थापित हो गया, रही सही कसर कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ गया इंडिया में। ये सब चीजें क्यों आई, ये कंटिन्यू क्यों आई? क्योंकि आपके जो रूट्स थे वो खत्म होते चले जा रहे हैं। आज इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को आप जो है स्किल बेस्ड नहीं समझते हो, बल्कि समझते हो टैलेंटेड। आप क्या समझते हो? टैलेंट। अगर यही टैलेंट इंग्लिश का होता तो भारत देश में जितने भी आईएएस एग्जाम होते वो हिंदी मीडियम में होते ही नहीं, है ना। सारी चीजों को देखिए, आज आज भारत की जो स्थिति है वो बहुत दुर्दशा तरीके से घूमती जा रही है। बहुत मतलब इस स्तर पे जा रही है कि जहाँ पे आज के सभी यूथ एक्टिविस्ट को जो एजुकेशन पे काम करें, इनको इक्वल होना होगा। आप हर एक राज्य के बच्चों को अलग शिक्षा दे रहे हो, और जॉब करने के लिए वो एमएनसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये होता है कि वो आपके टैलेंट को देखेगी, ना आपकी जाति को देखेगी, ना धर्म को देखेगी, ना आपके बोर्ड को देखेगी, है ना। एडुकेशन एक होना चाहिए। भारत देश में सबसे पहले एक एडुकेशन की संकल्पना करनी होगी, जिसमें पुरातत्व, आधुनिक यानी पुराने टाइम की भी चीजें डालनी होंगी, और आधुनिक यानी कि आज का जो इनोवेटिव टाइम चल रहा है 21st सेंचुरी की नॉलेज, चाहे वो एआई की बात हम कर रहे हो, चाहे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, चाहे फिर वो रोबोटिक्स की बात कर रहे हो, बच्चों को पूरा ज्ञान होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ एनईपी लॉन्च किया आदरणीय मोदी जी ने, है ना, वो अगर सही तरीके से मॉडल लॉन्च हो जाता है तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो बदलाव की आवश्यकता क्या है, आपने एनईपी लॉन्च कर दिया कि ये सारी चीजें होना चाहिए। अगर भारत सरकार अपने अंडर में चलने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे वो बंगाल के हों, अगर सही सही एनईपी अपने स्कूल में लॉन्च करा के दिखाते हैं पूरी पूरी तरीके से, तो भारत का शिक्षा व्यवस्था विश्व का नंबर 1 की शिक्षा व्यवस्था बन जाएगी। मैं तो ये चाहता हूं देश में सारे विकास कार्य जो है 1 साल के लिए रोक देने चाहिए, और जितना भी एक बार 1 साल का बजट होता है, 1 साल का बजट मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मतलब हर हर साल हमारे यहाँ बजट पास होता है, तो मैं चाहता हूँ 1 साल का पूरा बजट ही एजुकेशन सिस्टम को दे देना चाहिए। आप 1 साल किसान देखिए, किसान वैसे भी परेशान है, जवान वैसे भी परेशान है, यूथ वैसे ही नौकरी नहीं पा रहा है। हम चाह लें कि हम गोल्डन एरा लाने के लिए 1 साल हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करेंगे। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो सरकार से मैं 1 रुपया नहीं पाता हूँ किसी भी रूप में। अपनी हिम्मत है, अपना दम है, अपना काम है, अपना पढ़ रहे हैं, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल राशन नहीं मिलेगा गरीबों को, मान के चलो, तो वो गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर 1 साल का पूरा फंड एजुकेशन सिस्टम पे भारत लगा देता है, तो पूरे भारत का शिक्षा व्यवस्था एक हो जाएगी। और इसी जोर शोर के साथ हम लोगों ने डब्ल्यूईपी का निर्माण किया है, वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी का। मैं अभी भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी दूरदर्शिता ये है कि पूरे दुनिया में शिक्षा व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे यूके यूएस की बात करें, या फिर इंडिया की बात करें। रीजन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया है, एक ऐसा युग चल रहा है जहां पे भारत में पढ़ने वाला बच्चा कनाडा में जॉब करना चाहता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको रियलाइज होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट एंड कैनेडियन इज डिफरेंट। यूके में जाने वाला नौकरी वो बहुत बहुत परेशान रहता है, कुछ दिन तक वो समझता है। लेकिन ये सारी चीजें दूर करने के लिए क्या होगा, एक पॉलिसी पे काम करना होगा, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी पे। और सब कुछ सही रहा, भोले बाबा की कृपा रही, तो निश्चित तौर पे यूनाइटेड नेशन इस प्रोजेक्ट को मान्यता देगा, और यूनाइटेड नेशन कहेगा कि एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो हर एक कंट्री में, है ना, वो उसके स्कूल्स खुलेंगे और वहां पे एजुकेशन सिस्टम एक जैसा होगा। तो अभी जो कोशिश है एजुकेशन सिस्टम में, ये अभी हम लोगों की चल रही है, और आने वाला समय ऐसा होगा कि सरकार के साथ मिलके हम लोग इस पे मंत्रणा करेंगे कि एनईपी के तरीके से डब्ल्यूईपी कैसे लॉन्च किया जाए, और पहले एनईपी को कैसे बेहतर बनाते हैं, इस पे वर्कआउट हो रहा है सरकार के साथ मिलके। और आने वाले समय में हम डब्ल्यूईपी की बात करेंगे। शुक्रिया जी। तो अभी इस तरीके से बदलाव की बात है, और शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। भारत देश को 1 साल पूरा अपना फंड जो है भारत को देना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अपने आप देश में इतनी सारी मतलब आप जितने भी सरकारी स्कूल हैं सारे आधुनिक हो जाएंगे पूरी तरीके से, सारे रोबोटिक्स स्मॉल स्टेम के साथ में पूरी मतलब लैस हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ में। और गुरु शिक्षा की परंपरा भी वहां पे डाल दीजिए, एक ऐसे भी टीचर को रखिए जो वैदिक क्लासेस लेना शुरू करे, बाकी सारे आप एक्सपर्ट्स रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बदलाव हो जाएगा मैम। सर, ये आपने जो बात कही ये बहुत ही कटु सत्य है। आजकल के जमाने में क्या होता है कि लोगों को बाहर पढ़ने का शौक है, वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के साथ होने के बावजूद भी हमें बाहर जाने का एक कितना चस्का चढ़ा होता है।
हमें ये करना है, हमें बाहर जाके करना है, इंटरनेशनल करना है। सर, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, भारत के बाहर चले जाएं, लेकिन जो हमारा दिल है उसे हम यही कहना चाहेंगे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत में रहकर, अब इससे अच्छा उदाहरण मैं आपको क्या दे सकती हूँ कि आज हम दोनों एक भारतीय हैं और हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने भारत को उजागर कर रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली पर हम बात कर रहे हैं, उसमें लाए हुए कई चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और सौभाग्य की बात कहीं और नहीं हो सकती। तो सर, मैं 100% आपसे परिपूर्ण सहमत हूँ। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। और हाँ, अपनी हिम्मत, मेहनत, लगन से हम कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है एक सोच की, एक अच्छे, कहते हैं एक अच्छे आपको लगन की जरूरत है, एक अच्छे सोच, एक सबसे पहले हमें अपनी सोच प्रणाली को बदलना है। और जो यही हो सकता है जब आप जैसा हर एक भारतीय ये सोचने लगे, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब सोने की चिड़िया स्वर्ण भारत से होकर ये देश फिर से कहलाना चाहेगा। सर, बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। प्रश्न है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश को और युवा को? बस प्रयास करें, हमारे जैसे सब लोग मिलकर प्रयास करें, भारत को स्वर्ण भारत बनाने की कोशिश करें। हमारा पुराना इतिहास रहा है कि हम सोने की चिड़िया थे। सोने की चिड़िया को बनाने का जो सबसे बड़ा शस्त्र है, या फिर आप समझें सबसे बड़ा मूल मंत्र है, वो एडुकेशन है। सरकार से मैंने अपना आग्रह कर दिया है आज कि 1 साल हम लोग तैयार हैं पूरी तरीके से, कुछ नहीं चाहिए सरकार से। पूरा फंड, इतना बड़ा फंड है भारत देश की जीडीपी का, पूरा एडुकेशन सिस्टम पे लगा दें। भारत के कोने कोने के प्राइमरी स्कूल होंगे, सरकारी 10वीं के होंगे, 12वीं के होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। आप समझिए कमाल का रेवोल्यूशन हो जाएगा और विश्व में गिनीज बुक में भारत का नाम आएगा कि 1 साल के लिए भारत ने एक मुहिम छेड़ दी है कि पूरे एडुकेशन सिस्टम को बदल देना है। सुपर क्लास की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सारी टीचर्स की। भारत देश में ट्रेनिंग्स की बढ़िया व्यवस्था है। तो सरकार अगर ये आग्रह मान लेती है तो, और निश्चित तौर पे हो सकता है। आजकल कुछ नई नई चीजें होती रहती हैं इंडिया में, लाइक नोटबंदी आ गई है ना, भारत में जीएसटी लॉन्च हो गई, और भारत में जीएसटी में अब तक रिकॉर्ड चेंजेस हुए हैं। आपको पता होना चाहिए भारत का एक ऐसा टैक्स सिस्टम है कि विश्व में सबसे ज्यादा बदलने वाला। इतनी ज्यादा चेंजेस हुए हैं अभी तक जीएसटी में, और कंटिन्यू अभी भी सुधार हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें नई नई हो रही। 370 हट गई, सोचिए आप, कश्मीर आपका हो गया। तो भारत देश को चाहिए 1 साल के लिए हम लोग जो है रोड पे आने को तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ का चाहे हायर एजुकेशन सिस्टम हो, सरकारी तंत्र के माध्यम से वर्ल्ड क्लास हो जाना चाहिए। विदेशों की यात्रा हम लोग करते हैं, वहाँ की ट्रेन देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है। भारत में गिनी चुनी कुछ ट्रेन है, देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हॉस्पिटल सरकारी देखने के बाद थोड़ा तरस आता है। विदेशों में मतलब सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट है, आप मतलब फर्क ही नहीं है कुछ, मतलब कुछ चेंजेस ही नहीं पाओगे। भारत देश में तो स्कूल चले जाओ, आप समझ जाओगे देखने के बाद कि ये सरकारी है प्राइवेट है। विदेशों में ऐसा नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ पहले से ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में भी वहां पे उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार कर रखा है कि आप स्कूल देखें, गवर्नमेंट के स्कूल देखें बिल्कुल प्राइवेट जैसे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन देखें, बहुत गांव गांव के रेलवे स्टेशन यूनिक क्लास की साफ सफाई बना रहता है। हालांकि भारत देश बहुत तेजी से बदल रहा है और ये बहुत अच्छा बदलाव होगा, और हमारी यूथ लीडरशिप में आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। मैं वर्चुअल सेगमेंट की बात में बता दूं, जितने स्पीकर्स भारत देश में हैं वर्ल्ड वाइड आप किसी कंट्री में नहीं पाएंगे। इंटरनेट के यूजर्स जितने भारत देश में वर्ल्ड वाइड आप किसी देश में नहीं पाएंगे। जितनी अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हो दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है, दुनिया में कोई नहीं बोलता। भारत देश विश्व का सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश है ना। सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल यहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ डॉक्टर पाए जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर विदेश सबसे ज्यादा जाते हैं ना, यहाँ का इंजीनियर सबसे ज्यादा विदेश जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनी के आप रिकॉर्ड्स खोल के देख लो, 40% इंडियन जाके वहां पे काम करें। तो जो हमारे यहाँ ब्रेन की क्वालिटी है, उसको ब्रेन को जो ड्रेन हो रहा है उसको सीधे इंडिया में लाने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर स्वर्ण भारत बनेगा। और उसके लिए सारे टिप्स या फिर जितनी भी हम लोगों की आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आज आपके मंच से बिना डरे हुए और बहुत अच्छे से टिप्स दिया है। अगर इसको सुन के 4-5 लोग और ऐसा काम करना शुरू करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य है। सर, सर मेरे पास आज कहते हैं ना कि कुछ वर्ड्स, शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं आगे। बस मैं यही कहूंगी, जो आपने आज दिया है हम लोग को, उसके लिए मैं, मेरे मंच आपका सर्वपारी आभारी है और रहेगा। और मैं यही कहूंगी कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत, परिश्रम और खुद पर
जो एक लगन है उसे मरने कभी नहीं देना है, बस निरंतर आगे बढ़ना है, प्रयास करना है और स्वर्ण भारत परिवार जो मिस्टर पीयूष पंडित सर ने बनाया है उसे हमें एक मशाल लेकर बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और जय हिंद मैं बोलना चाहूंगी। एक भारतीय होने के अलावा मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ, बहुत ही गर्वित फील कर रही हूँ आपको होस्ट करते वक्त, और ये मेरा सौभाग्य है। सो कोटि कोटि धन्यवाद मिस्टर पीयूष पंडित सर जी, आपने यहाँ पे आए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके फाउंडर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम, वेरोनिका आई थिंक उनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे कार्यक्रम वो चलाएं जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।